नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए जरा। स्वागत है हेमंत भाई। हम युद्ध काल से पहले, जो युद्ध काल अब चल रहा है, उससे पहले जब अमृत काल चल रहा था हमारे यहाँ, अभी भी चल रहा है, तो अमृत काल में अक्सर हम हिपोक्रेसी की चर्चा करते थे। और हिंदी में ही मैं बोलता था, क्योंकि अंग्रेजी में दर्शक नाराज हो जाते हैं, तो मैं अक्सर दोगलापन ही कहता था, क्योंकि वही मैं पढ़ा हूं कि दोगलापन को हिपोक्रेसी बोलते हैं। तो आज की तारीख में युद्ध के हालात में मैंने जब अमेरिका को देखा, ट्रंप को देखा, नेतन्याहू को देखा, तो मैं उस हिपोक्रेसी यानी दोगलेपन के दो हिस्से कर दिया। फिर जैसे आपको पढ़ाया जाता है, अलग अलग ब्रांच बांट देते हैं। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि मैं दो विषयों पे चर्चा कर सकता हूं, एक नेशनल दोगलापन, एक इंटरनेशनल दोगलापन। तो नेशनल दोगलापन पे तो हम बहुत चर्चाएं की हैं। आज इंटरनेशनल दोगलापन पे चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल दोगलापन क्या है? रूस से कोई तेल मत खरीदो, और कोई खरीदे चाहे न खरीदे, मोदी जी तुम तो बिल्कुल मत खरीदो। किसने कहा? अमेरिका ने। क्यों कहा? रूस के तेल पर ऐतराज क्या था, वजह क्या बताई थी? कहा रूस से जो तेल खरीदता है भारत, वो पैसा यूक्रेन के युद्ध में रूस इस्तेमाल करता है। मतलब भारत को जो तेल बेचता है, उसी पैसे से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है भारत। ठीक बात। युद्ध पसंद नहीं है ट्रंप को, वो बिल्कुल युद्ध से दूर है, पीस प्राइस, नोबेल पीस प्राइस चाहते हैं, तो भारत को बंद करवा दिया। अब आते हैं फिर ईरान युद्ध पर। ईरान में ईरान के साथ कोई और नहीं, खुद ट्रंप लड़ रहा है, खुद अमेरिका लड़ रहा है। और 20 दिन हो गए, अब तो नाक तक, यहां गर्दन से पानी नाक में घुसने लगा है ट्रंप के। अब क्या खबर है कि ईरान पर जो 40 साल से प्रतिबंध लगे हुए हैं तेल बेचने पर, वो प्रतिबंध हटाएगा, बैन हटाएगा, और 14 करोड़ बैरल तेल ईरान दुनिया को बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ईरान का खजाना कौन भरेगा? ये मैं भारत के संदर्भ में चर्चा आज करने जा रहा हूं, ईरान के संदर्भ में नहीं। कौन भरेगा ईरान का खजाना? ट्रंप भरेगा ईरान का खजाना। युद्ध कौन लड़ रहा है ईरान से? ट्रंप लड़ रहा है। अब आप तुलना कर लीजिए, युद्ध के लिए पैसा ईरान को दे करके और युद्ध में अपने साथ कायम रखे, और दुनिया युद्ध में तमाशबीन बना रहे, और रूस से हम तेल न खरीदें क्योंकि उस पैसा से रूस युद्ध लड़ लेगा। इससे बड़ा दोगलापन आखिर एक बार फिर से ट्रंप ने अपने आप को साबित किया कि वो बड़े मियां है। ये फिर से साबित कर दिया कि वही बड़े मियां है। आपको मैं हेडलाइंस दिखा देता हूं जरा इस बड़ी खबर की, और फिर चलते हैं हेमंत भाई के पास। भैया हेडलाइन लाइए जरा, एक एक करके दिखाइए। 40 साल बाद ईरान के तेल पर बैन हटाएगा अमेरिका, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने दिए संकेत। ट्रेजरी सेक्रेटरी मतलब सीधा इसे कहिए वित्त मंत्री। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ईरानी तेल पर से हटा सकते हैं प्रतिबंध, कीमतों में आएगी स्थिरता, अमेरिकी वित्त मंत्री ने की पुष्टि। चलिए आगे चलिए। अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने और कच्चे तेल के हालिया कीमतों में उछाल को कम करने के लिए ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस रणनीतिक बदलाव की पुष्टि की। उन्होंने इसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के व्यापक समन्वित प्रयास का हिस्सा बताया, जिसका मकसद आपूर्ति को नियंत्रित करना है। अच्छा, यहां पर भी देखिए, आप, मैंने एक दिन 36 गुण मिलाए थे, यहाँ पे देखिए एक और गुण मिला लीजिए आप, कि ये कुछ भी करे, युद्ध करे तो भी मास्टर स्ट्रोक है, और जिससे युद्ध कर रहा है उसका तेल बिचवावे तो भी मास्टर स्ट्रोक है। कहा ना कि ये ट्रंप का बहुत बड़ा दूरदर्शी सोच है कि ये पूरा जो है इस तेल आपूर्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला, चलिए आगे आइए। ट्रंप में लिफ्ट सैंक्शंस ऑन इरानियन ऑयल टू काम एनर्जी प्राइसेस, सेज बेसेंट। ये फर्स्ट पोस्ट की खबर है।
और है अगर खबर तो दिखा दीजिए अंदर की, नहीं तो हाँ। इंडिया टुडे, यूएस सेज इट में लिफ्ट सैंक्शंस ऑन इरानियन ऑयल स्ट्रैंडेड इन टैंकर्स टू काम प्राइसेज। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए जो तेल, और 14 करोड़ बैरल ये तेल है। आगे चलिए जरा सुनवा भी दीजिए, वित्त मंत्री को सुनवा दीजिए। To be clear, this is a coordinated effort. We had a break the glass plan across the administration and at Treasury. We unsanctioned Russian oil. We knew that there were about 130 million barrels on the water, and we created supply that is beyond the Straits of Hormuz. So we anticipated this. We knew that there could be a temporary, and I want to emphasize temporary, choke point there, and there was 130 million barrels of floating storage. In the coming days, we may unsanction the Iranian oil that's on the water. It's about 140 million barrels, so depending on how you count it, that's 10 days to 2 weeks of supply that the Iranians had been pushing out. That would have all gone to China. In essence, we will be using the Iranian barrels against the Iranians to keep the price down for the next 10 or 14 days as we continue this campaign. So we have lots of levers. We've got plenty more that we can do. The largest coordinated SPR release in history, 400 million barrels, was approved last week. And some countries are going to do more. The U.S. could unilaterally do another SPR release to keep the price down. As you will have noted, WTI and its European counterpart Brent have substantially diverged over the past few trading sessions. They were trading right on top of each other last week, and this is because the U.S., thanks to President Trump in his first term, the continuing efforts here, is virtually energy independent. And when President Trump says our allies should join us in a coalition along the Straits of Hormuz, that they're the ones who need this oil. The U.S., we're an oil exporter. हेमंत भाई, एक और मास्टर स्ट्रोक बड़े साहब का 112 इंच वाले। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपको बहुत रेयर घटना पहले तो याद दिलाऊं दर्शकों को भी। जैसे ही स्कॉट बेसेंट बोल रहे थे तो आप वाली जैसे एंकर होती है ना अपने पोमेरियंस, वो भी या बड़ी मुस्कुराहा के बड़ा उस तरीके से, मतलब अभिभूत थी वो भी उसके ज्ञान को सुन करके। कोई सवाल नहीं था, काउंटर क्वेश्चन नहीं था कि फर्स्ट यू क्रिएट ए मेस एंड देन यू सॉल्व इट। पहले नरक मचाओ और फिर उसको सॉल्व करो। यही जो बेसिकली ये होता है, ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होती है किसी भी चीज की। पहले आप संकट क्रिएट करो तेल का, उसके बाद उसको रिजॉल्व करने चलो, और फिर उसमें जैसे आपने कहा फिर डंका बजाओ। क्या कि इराक उसको सबक सिखाने गए थे रूस को, हिंदुस्तान तेल नहीं खरीदे, अब कह रहे पूरी दुनिया रूस से तेल खरीदे। ठीक, तो रूस का तेल खोल दिया। ईरान के ऊपर 40 सालों से तेल पे सैंक्शन थी, ईरान पे जाके हमला कर दिया। अब जब सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा तो ईरान को कह दिया कि भैया तुम भी बेच लो तेल। ठीक, जो रूस का तेल था, फ्लोटिंग तेल किसको बोलते हैं, कि जो क्रूड जो एक्सट्रैक्ट कर लिया है और जो जहाजों के अंदर भरा हुआ है, टैंकर्स के अंदर, और उसका कोई ग्राहक नहीं, तो 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ जो बैरल थे वो तो रशियन तेल बिकवाया इन्होंने ऐसे ही। अब ईरान के जो टैंकर्स हैं उनमें 14 करोड़ 140 मिलियन बैरल तेल घूम रहा है। तो मार्केट को 5-4 दिन के लिए स्टेबलाइज कर। देखिए अब ट्रंप की हालत देखिए आपके, उस भाई ने ना तो इधर देखा ना उधर देखा, बाजू मरोड़ी एप्स्टीन के कारण नेतन्याहू ने, और वो मैदान में कूद गए। ठीक, उसकी परिस्थितियां देखिए एक बार। उसका एंटी काउंटर टेररिज्म का जो चीफ है वो कह रहा है कि कोई इस तरह की स्थिति नहीं थी, हम इजराइल का लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको, छोटा अधिकारी है। तुलसी गबार्ड तो इंटेलिजेंस की चीफ है, वो यूएस कांग्रेस में जाके कहती है कि ना तो हमारे ऊपर हमले की कोई योजना थी नंबर 1, और ना ही ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था पिछले साल के हमले के बाद। उसके बाद ये ट्रंप करने क्या गया था, और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं अभी जो वित्त मंत्री जी जो आपने दिखाए अपनी पोमेरियन एंकर के साथ, पोमेरियन एंकर थी वो फॉक्स की, तो बड़ा अभिभूत थी वो। तो वो क्या कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सजग है इन मामलों को लेकर के, और उन्होंने तेल की आपूर्ति सुनिश्चित बनाए रखने के लिए, दाम स्थिर रखने के लिए पहले हमने स्टॉप गैप के तौर पे टेम्परेरी रशिया को परमिशन दी, और अब ईरान को दे सकते हैं। इट इज स्टिल इन द ऑफिस, काम चल रहा है इसके ऊपर।
तो ये क्रिएट किसने किया था? पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि ये क्रिएट किसने किया और क्यों किया ये संकट। आपको दिखेगा कि हारमूज के अंदर अपने हिंदुस्तान के 22 जहाज खड़े हुए, फंसे हुए। सारा आपको मीडिया यही बता रहा है। फारस की खाड़ी में आशीष भाई 3200 जहाज खड़े इस समय, 3200 जहाज फंसे हुए पूरी फारस की खाड़ी में। और जो 2021 में आपको ध्यान होगा, जो सुएज नहर में जो हुआ था, 400 जहाज फंस गए थे, पूरा जैम हो गया था। कहां 400 जहाज थे और कहां ये 3200 जहाज। इनके ऊपर हजारों नाविक हैं, उनके पास पानी का क्राइसिस है, फूड, क्योंकि वो तो सारे के सारे कमर्शियल जहाज है, कोई युद्ध में तो जा नहीं रहे। उनका तो 20 दिन का सेल है, तो 30 दिन का लेके चल पड़ते हैं अपना रसद वगैरह जो भी। अब उनको यहाँ पे फंसे हुए 21 दिन तो ये युद्ध के ही होगी। तो पूरी दुनिया को मेस में क्रिएट करके, और अब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का हमेशा से प्रयास रहता है कि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, तेल के दाम स्थिर रहे। 3 दिन पहले वो खुद क्या कह रहा था, वो 112 इंची जिसका आपने नाम रखा, वो 112 इंची भाई कह रहा था 3 दिन पहले कि हम तो आदतन लड़ाई के अंदर चलेंगे, आदतन, बाई हैबिट। ठीक। और अमेरिका को तो तेल के दाम बढ़ने से बड़ा फायदा है, वो ये बता रहा था परसों, सुना होगा ना आपने, सुबह सुबह उठते ही ज्ञान देता है वो। ओवल ऑफिस में बैठे कहता है कि अमेरिका को तेल के दाम बढ़ने का बड़ा फायदा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग टू अस। फिर तो भाई साहब बढ़े रहने, तो फिर क्यों नुकसान कर रहा है? तू तो अर्थशास्त्री है, हमारे वाला तो अनर्थशास्त्री है। बेसिकली तो ये दोनों ही अर्थशास्त्री है, 112 वाला भी 56 वाला भी। 112 वाला तो अच्छे भले दुनिया को चलती हुई को बीच में ईरान में कूद गया जाके बिना कारण के, और हमारे वाला $50 का तेल छोड़ करके 99 का ले रहा है। $50 था, है ना। और देश हित सबसे प्रमुख है, क्योंकि वो तो उसने एनजीओ ने सिखा रखा उसको, वन नेशन। तो आप समझिए कितनी सिमिलरिटीज है इनके। 36 नहीं, इनके तो मुझे लगता है 72 से भी ज्यादा गुण मिलते होंगे दोनों के, जितने भी हो सकते हैं संभव। सवाल आशीष भाई ये है कि आज की तारीख में दुनिया जो इस तरह के सम की राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने इसको लाके कहां खड़ा कर दिया है। आज आपने देखा होगा नेतन्याहू का पिछले 5-6 दिन से पूरी दुनिया में चल रहा मर गया टाइप का। तो आज रात को भाई साहब लेट नाइट में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। आपने सुनी नहीं होगी, नया विधायक जैसे अपने वाला आता है ना 8 बजे राष्ट्र के नाम, तो उसने 8 बजे लाइव टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, देयर वाज नो जर्नलिस्ट। तो एक तरीके से वो राष्ट्र के नाम संबोधन टाइप का हो गया, खुद ही सवाल कर रहा था, खुद ही जवाब कर रहा था श्रीमान नेतन्याहू। वो क्या बोला कि हमने, जो ट्रम्प बोलता है कि हमने उनकी सारी एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, युद्ध क्षमताएं खत्म कर दी, उनकी सारी मिसाइलें खत्म कर दी, ड्रोन खत्म कर दिए, मिसाइल का जो लॉन्चर्स थे वो खत्म कर दिए, अब जो मिसाइल के कंपोनेंट बनाते हैं ना उनको खत्म करने पर लगे हुए हैं। नेतन्याहू भाई साहब बता रहे थे। और उसने शुरू कहां से किया कि आप यकीन कर लीजिए मैं जिंदा हूं, यानी कि बताने के लिए, कि जिंदा बताने के लिए आया था वो, बाकी तो सारी बाद की लफाजी थी। और फिर उसने वो डैमेज कंट्रोल किया कि हमने जो ईरान के जो तेल ठिकानों पर हमले किए, गैस ठिकानों पर हमले किए, वो हमने किए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, यानी कि ट्रंप ने जो कहा था उसको क्लीन चिट दी। तो सवाल आशीष भाई क्या है कि एक तरफ नेतन्याहू जैसे लोग, ठीक, जो 24 घंटे 365 दिन रक्त पिपासु, उनको रक्त के बिना उनकी नींद नहीं आती उनको। कभी वो पड़ोस में किसी देश पे, कभी किसी पे, हिजबुल्ला फलाना, आज उस पे, अब ईरान के ऊपर। उनको यहां फंसा दिया, अब खुद लेबनान के अंदर फोर्सेस घुसा दिए अपनी। तो उसको मिडिल ईस्ट को स्टेबल नहीं रहने देना, उसका खेल एक सूत्रीय एजेंडा ये है, उसकी सत्ता तभी बचती है। मेरी समझ में केवल एक बात नहीं आती कि इजराइल के लोग ऐसे व्यक्ति को झेल कैसे रहे हैं जिसके कारण उनको सालों से बंकरों में ही रहना पड़ रहा है। घर तो कितनी देर जाते होंगे, वो बंकरों में ही रह रहे हैं बेचारे। ईरान ने जिस तरीके से उनके जो सबसे बड़ा गैस प्लांट है, जो रिफाइनरी है हाइफा के पास, उसको भी निपटा दिया उसको पूरा अच्छे से। तो अब वो पूरा इजराइल भी, लगभग इजराइल की 60% एनर्जी और वो सारी चीज वहां से आती थी। इजराइल भी इस समय अंधेरे में डूबा हुआ है, वहां भी तेल का क्राइसिस है, वहां भी फूड का क्राइसिस है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कच्चे मांस के, वो जो फ्रेश ये होता है फ्लैश, उसके शौकीन होते हैं वो। तो वो सारी चीजें उनके क्राइसिस है। ट्रंप की अपनी गाथा है, उसकी अपनी गाथा है, हमारे वाले की अपनी गाथा है। तो कुल मिलाकर के दुनिया किन सनकियों के पास पहुंच गई है, उसका अंदाजा लगाइए आप। कोई ये जवाब नहीं दे रहा कि आप ईरान में करने क्या गए थे, आपने लड़ाई क्यों की, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। वो कह रहा है कि ट्रंप साहब हमेशा एनर्जी सिक्योरिटी पे, अर्थव्यवस्था पर बड़ा ध्यान देते हैं, और तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमने पहले रशिया को टेम्परेरी वो दिया, अब हमने ईरान को देने की सोच रहे हैं। 13 करोड़ बैरल वहां से आगे, 14 करोड़ वहां से आगे, और अमेरिका को लाभ ही लाभ है तेल का। तो भाई साहब फिर लाभ कमाओ ना आप, क्या दिक्कत, कौन रोक रहा है आपको? आप हार्मूज का एक आधा और बंद करा दो स्ट्रेट,
तो कुल मिलाकर के जो पूरा ये खाता खड़ा हुआ है ना नेताओं का, ये सारे के सारे पूंजी प्रायोजित धनपशु है जितने भी लोग हैं। तो पूंजी के तौर पर अच्छा, इस बार क्या होगा आशीष भाई, इस बार एक नया ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज आप शो भी कर रहे थे, मैंने देखा कि F-35 का इलाज कर दिया। मुझे लगता है कि ये जैसे युद्ध खत्म होगा ना, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी दो ही ताकतवर लॉबी है, एक फार्मा लॉबी है, एक वेपन लॉबी है। एक वेपन, हाँ। तो मुझे लगता है ये जो इस्टेब्लिश्ड वेपन लॉबी है ना, उसका भी ऑर्डर बदलने वाला है बहुत जल्दी। ये जो आपकी लॉकहीड मार्टिन और जितने ये EADS और जो बड़े बड़े बढ़ाती है फाइटर, राफेल और ये F-35 B-2B, सारे के सारे निपटने वाले हैं। मुझे लगता है ये फाइटर्स का जमाना जाएगा, अब आएगा मिसाइल्स का जमाना, जो ईरान ने प्रूव किया, यूक्रेन ने जो प्रूव किया, अपने ड्रोन्स का जमाना, वेपनाइज्ड ड्रोन्स का। आपने देखा किस तरीके से ईरान ने कुछ अपने क्या नाम है, यूक्रेन ने कुछ ड्रोन भेज करके रशिया का पूरा बेस उड़ा दिया। हाँ, कितने वो महंगे ट्रक में जहाज खड़े, ट्रक में भेज हाँ, करके जी। तो मुझे लगता है जो अभी तो आप कह रहे थे ना कि वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर बदलने वाला है, मुझे लगता है ये वेपन ऑर्डर भी बदलने वाला है। जो वेपन लॉबी है, इसमें जो बड़े दुकानदार बैठे हुए हैं, भाई साहब मैं आपसे $100 मिलियन का F-35 क्यों लूंगा जब मेरा एक ड्रोन से काम चल रहा है। 4 लाख का ड्रोन अगर आपके F-35 को गिरा रहा है तो मेरे लिए तो पर्याप्त है वो, फिर मैं राफेल क्यों लूं। तो वो जो पूरी स्थिति है, ये ट्रंप और ये जितने थे ना, ये थे तो इनके एजेंट, पूंजीपतियों के। वेपन लॉबी का भी फेवरेट है वो, फार्मा का भी, सबका फेवरेट है, उन्हीं से प्रायोजित है। पूरी दुनिया में 15-20 बड़े धनपशु हैं जो इन अलग अलग देशों के अंदर इन नेताओं को प्लांट करते हैं मार्केटिंग के जरिए और सारा। मुझे लगता है कि इस ईरान युद्ध के बाद ये ऑर्डर भी कहीं ना कहीं बदलने वाला है कि वेपन्स की किस्म क्या हो। जैसे चाइना खेल कर रहा है कि बड़े इनकी बजाय इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे किसी का भी जहाज बीच में जाम कर देना, तो वो सारा नया जमाना आएगा, नए दौर के वेपन आएंगे। और जो ये 100 करोड़ के जहाज, आप ये 1500 करोड़ के जहाज ये लिए खड़े हो, मुझे लगता है ये सारे के सारे वेस्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ट्रंप ने कम से कम ये कल्याण जरूर किया है दुनिया का, इस लड़ाई में घुस के अपने को एक्सपोज करा के। भाई साहब 15 जहाज गिर चुके हैं उसके, 15, और हिंदुस्तान को बताया कि 22 गिनवाऊंगा आपको, आप 15 में 22 गिनवाऊंगा। नहीं, वो जो आप बता रहे ना वो F-15 वाले, वो एक उस जो ट्रांसपोर्ट वाले, वो तो खड़े हुए थे बेस के ऊपर, तो गिरना नहीं कह सकते आप उनको, वो तबाह हुए, डैमेज। जो बेस पे खड़े हुए हैं तो वो ऊपर से नहीं गिरे ना, वो तो खड़े खड़े डैमेज कर दिए बेस पे, कहीं जो अपने जमीन जहाज तो वो भी कितने छोटे वेपन से किए। बेशक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे वो, लेकिन कितने छोटे ड्रोन से इनसे किए हैं वो सारे के सारे अपने मिसाइलों से। तो फिर मैं इतने महंगे जहाज कोई क्यों लेगा भाई। तो ये पूरा जो युद्ध है, ये नया सबक लेकर के, चाहे ऑपरेशन सिंदूर था, उस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आने वाले दिनों में, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और युद्ध का पूरा स्वरूप आने वाले दिनों में बदलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। इसको, लेकिन इस बात को हमारे देश में भी समझना चाहिए लोगों को, कि हमारे यहाँ भी समझें। अब आपका अगर बीच का ये 3 मिनट कोई सुन के, मान लो कोई काट करके और भेज दे अपने साहब के पास, तो इस 3 मिनट को सुनने के बाद हो सकता है उनके अगले भाषण में हो कि भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर आ रहा है, अब भारत दुनिया को लीड करेगा हथियारों में। हो सकता है इसे भाषण दे दे, भाषण ही देना है ना नहीं, आप। तो वो तो कर रहा है भाई साहब। इजराइल का ड्रोन के मामले में अडानी वहां से लाता है, यहाँ असेंबल कर लेता है, और भारत की वायुसेना को भेज देता है, नौसेना को भेज रहा है वो। हाँ, कर रहा है वो काफी दिन हो गया। लेकिन आप बताओ ना, आप आज की तारीख में, तो हमें लगता है इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत है। इजराइल के ड्रोन पर कहाँ चर्चा सुने इस युद्ध में? इतना मार पड़ा है, उसके बाद इतनी मार पड़ी है दोनों गाल पे, उसके बाद भी कहीं इजराइल के ड्रोन का आपने कहीं सुना कि इजराइल के ड्रोन्स बहुत, क्या हेरॉन नाम है शायद उसका, हेरॉन बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है, सैकड़ों करोड़ का। तो वो हेरॉन इतने बड़े युद्ध में, जहां पर इतनी तबाही हुई है, इजराइल की इतनी बर्बादी हुई है, जो हेरॉन हमको टिपा दिया है, वो हेरॉन अपने यहाँ कहीं इस्तेमाल करते दिखा क्या? मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप जरा बताइएगा कहीं दिखाओ, क्योंकि मैं 20 दिन में हेरॉन का नाम हेरा गया है, गायब हो गया, कहीं दिखाई। 80 करोड़ का है हेरॉन, 80 करोड़ का, 80 करोड़ का हेरॉन है। और उन्होंने किससे किया काम पता है? 5-5 लाख 6-6 लाख के ड्रोन से, जो ये जो कतर की जो वही 18 लाख का, $20,000 18 लाख हो गए, जो कल कतर की वेरीफाई उस पर ड्रोन ही मारा है।
हाँ 17% प्रोडक्शन कैपेसिटी गई भाई साहब 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 17% पूरे 5 कतर साल। की। हाँ सोचिए आप, तो एक ड्रोन इतना काम कर देता है, तो फिर आपका ये F-35 क्यों लूंगा मैं, F-15 क्यों लूंगा मैं, अगर मुझे समझ होगी तो, अगर मुझे कमीशन नहीं खाना होगा, अगर मुझे और खेल नहीं करने होंगे तो, या मुझे किसी को डिफेंस के वो नहीं करवाने होंगे बीच में, जो अनिल अंबानी को करवाया था ना हाँ तमाम हाँ चीजें, हाँ। तो वो भी सौदे कई चीजें होती है हमारे। अच्छा, एक एक बात इसमें, खैर हमारे यहाँ तो नेतन्याहू और ट्रम्प इनके आलोचना करने पे मुझे लगता है लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो नेतन्याहू को अगरबत्ती दिखा रहे हैं। एक दिन देखे वो अयोध्या के एक है परमहंस करके, वो अगरबत्ती दिखा रहा था, कहा था सनातन की रक्षा कर रहा है। हमें याद आ गया एक चैनल है, वो विष्णु जी के चक्र के नाम पर अपना नाम रख लिया है चैनल, मतलब वो चैनल है क्या बताएं उसको। वो बता रहा था कि वो जो इजराइल में यहूदी हैं वो यादव हैं अपने, यहीं के यादव वहां पे गए तो यहूदी हो गए, अपने ही हैं सब, वो सनातनी। तो हमको लग रहा है वही मान के वो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, नेतन्याहू यज्ञ कर रहा था। उसकी बात हमको जब समझे हम कि यहाँ के यादव, आपने शायद वो एपिसोड नहीं देखा होगा। अरे भाई बहुत चर्चा उसके, हमारे पास क्लिप भेजे लोगों ने कि यहाँ के यादव वो यहूदी हो गए। हाँ तब तो ठीक है, नेतन्याहू का नाम मेरे दिमाग में आया कि नेतन्याहू ये गलत लिखता है, बिगड़ गया है, अपभ्रंश है, ये नितिन यादव होगा, नितिन यादव हो सकता नेतन्याहू हो गया। हो सकता तो लेकिन मैं गंभीर विषय पे आए, पहले ऑपरेशन सिंदूर और ईरान, क्या फ्यूचर में पूरी दुनिया में वॉर हो या पीस हो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन पूरी दुनिया को लीड करेगा। क्योंकि जहां पर अमेरिका, आप देखो अमेरिका क्या है ना, एक घोषित दादा हो गया 1945 से, घोषित दादा। तो घोषित दादा तो मतलब वो आता है, अपना रंगदारी उसूलता है, हल्ला गुल्ला करता है, गाली गलौज करता है, चला जाता है। और दूसरे ने अपनी ताकत पर बहुत मेहनत की। एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उस खबर पे हम चर्चा करना चाहते थे, युद्ध के दौरान नहीं चर्चा किए। इसरो की रिपोर्ट है, इसरो का ने ट्वीट किया ऑफिशियल, भारत के 9 सैटेलाइट मिसिंग है, 9 सैटेलाइट मिसिंग है, जो है वो अपना पाथ ही छोड़ चुके हैं, मिसिंग है एक। और इस खबर को मैं कहाँ जोड़ रहा हूं, आप चाइना पर पढ़िए। चाइना पर जब हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं, चाइना जो आपने कहा अभी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जाम कर देना, सेटेलाइट पर बहुत काम किया उसने। वो सेटेलाइट में उसने यहां तक, जब मैं देख रहा था चीन के विषय में जब स्टडी करते समय, कि चीन वहां तक वो किया है कि मान लिया किसी से युद्ध में आ गए, बड़े युद्ध में आ गए, तो वो सेटेलाइट से, क्योंकि सेटेलाइट से बहुत कुछ संचालित हो रहा है, आपका ईपीएस जीपीएस, वो आप कह रहे हो विमान जैम करने का, वो जो है अंतरिक्ष में सेटेलाइट देशों के मार गिराएगा, है है वो ना उनके सेटेलाइट मार, पास। सेटेलाइट मार देगा, तो आपका पूरा का पूरा जो वॉरफेयर है आपका ना, वो कोलैप्स कर जाएगा। आज जितनी गाइडेड मिसाइलें हैं, ये जितनी ये सब जाती है, कैसे जाती है, उसमें कान में मिसाइल के मंत्र थोड़ा फूका जाता है, फलाने जाके मारना। ये अगर सेटेलाइट वगैरह सब ठप हो जाएंगे, सारा धड़क धरा रह जाएगा, अगर बत्ती लगाना पड़ेगा। वहां पर क्यों नहीं सोच रहे हैं हमारे जैसे देश, जो 143 करोड़ का देश है, क्यों नहीं सोच रहे हैं? नहीं, अपने जो आशीष भाई असली बीमारी समझिए क्या है, ये सारे खेल है एडवांस वारफेयर के लेटेस्ट, जिसपे चाइना ने, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनडिस्प्यूटेडली बहुत ज्यादा आगे चले गए। उन्होंने इस पूरे कॉज को ही चैंपियन कर लिया है, चाहे वो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो। आने वाला दौर ये, आने वाला दौर ये आपके 2-2 हजार करोड़ के जहाजों वाला दौर नहीं। आपका कौन सा सिस्टम कब जाम कर देना है, कब आपके देश की बिजली उड़ा देनी है, कब आपके सारे सिस्टम्स को हैक कर लेना, आगे वाली जो लड़ाई है ना, वो मेरे और आपके आमने सामने की लड़ाई रहेगी ही नहीं। दैट इज व्हाट यू कॉल बियॉन्ड विजुअल रेंज। एयरफोर्स यूज करती है उस टर्म को, कि जो आपको दिख रहा है उससे आगे की रेंज के अंदर जाके लड़ाई है, जैसे मिसाइल्स करती है तमाम, ये अपने सुपरसोनिक हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स करते हैं। तो आने वाला दौर वो है, लेकिन उसके लिए आशीष भाई R&D चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए आपको विजन चाहिए, उसके लिए आपको डायनेमिक लीडरशिप चाहिए, जो आज से 20 साल बाद देख सके। आप तो अब इसी चक्कर में घुसे हो कि फलाना जहाज किससे खरीद ले, 126 जहाज के आप 36 कर देते हो, उसके बाद उनके सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स थे, उनका कुछ नहीं पता, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं पता आपको, आप करके आ गए बस छुट्टी।
ना आपने किसी डिफेंस कमेटी से पूछा, ना एक्विजिशन काउंसिल से पूछा, ना सीसी से पूछा, गए फ्रांस में घोषणा करके आ गए। ठीक, शर्त एक थी कि अनिल अंबानी को इसका ये दे दीजिए मेंटेनेंस वाला। तो परिस्थिति देखिए आप, ये एक तरफ वो विजनरी लीडरशिप है जो आज से 20 साल बाद सोचती है। सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छा कर रहे थे इसरो, उसके बाद आपके एक 56 इंची वहां तमाम लॉन्च देखने चले गए, उसके बाद क्या होता चला गया उसका भी, वो लॉन्च का भी क्या हुआ। वो सारी परिस्थितियां बेसिकली एक विजनरी लीडरशिप के हाथ में होती है कि हमारे ये टारगेट्स है, ये हमारी R&D है और ऐसे हमने आगे बढ़ना है। यहां तो लीडरशिप देखिए आप, अडानी को साथ लिया, इजराइल गए, वहां पे उनका कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स आए, यहां जोड़ा और भारतीय वायुसेना को टिका दिया। या तो ये टेक्नोलॉजी वैसे, तो आप इंडिजिनस, और ये सारी चीजें हाई एंड टेक्नोलॉजी जो है इसकी बड़ी सेंसिटिविटीज होती है। आपने अभी राफेल का देखा ना किस तरीके से, आपने कहा कि हमें वो स्विच दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिए, कोड नहीं दिए उन्होंने। क्यों देंगे वो कोड? अगर आपने उनके वो कोड ले लिए, सोर्स कोड, तो आप अपने सिस्टम, वेपन सिस्टम इंटीग्रेट कर दोगे, तो उनका सिस्टम कौन खरीदेगा? ये तो आपको जब मनमोहन सिंह ने किया था, मनमोहन सिंह ने तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की थी राफेल, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दैट इंक्लूडेड 21 इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स। उनका पता ही कुछ नहीं। वो बेसिकली जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो सारी चीजें वो आएंगी, सोर्स कोड भी आएगा। अब आपको तो सोर्स कोड किसी ने बताया ही नहीं, अब घूमते रहिए। ये विजन है आपका, विजन के नाम पर टेलीविजन है, तमाम चीजें हैं। आज की तारीख में भारत को जो तरीके, चाइना ने, आप देखिए चाइना ने कमाल कर दिया आशीष भाई, कोई माने चाहे ना माने, हमारा शत्रु राष्ट्र है, लेकिन बहुत तेज उसने अमेरिका को पछाड़ दिया बहुत सारे मामलों में। बहुत पीछे छोड़ दिया। अमेरिका को उनकी भाषा सुनी आपने क्या कहा कि पहला हथियार आप चलाओगे और सेकंड चलाने का मौका नहीं देंगे हम। ये शब्द सुनिएगा उनके, याद होगा ना, हमने 15 दिन पहले एक और भी हाँ, किया हाँ। था कहा था कि एक पहली चलाओ, गोली चलाओगे लेकिन दूसरी हाँ, चलाने लायक नहीं छोड़ेंगे कि दूसरी हाँ, चला पाओगे। तो ये ऐसे नहीं आ गया, ये कॉन्फिडेंस आता है कन्विक्शन से, उनके पास वो सिस्टम्स हैं। और पिछली बार उन्होंने जो अपने जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके और अपने जो इंडिपेंडेंस डे जैसे उनका होता है, लिबरेशन डे, उस पर उन्होंने जो वेपन प्लेटफॉर्म दिखाए, पूरी दुनिया दंग रह गई थी, इंक्लूडिंग पुतिन। सन रह गए थे कि यार ये हो क्या रहा है, और चुपचाप कर रहे हैं। आपके यहां तो हथियार लाओगे बाहर से, उस पर बैठ के फोटो खिंचवाएंगे बाकी। ऑपरेशन सिंदूर का क्या नाम है उसका, सीज फायर किसने किया? ट्रंप ने, 5:35 ठीक, आपकी आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह जब तक आशीष चित्रांशी सो के उठे, श्रीमान जी पहुंच गए आदमपुर बेस के ऊपर और वहां नहा पे धोखा। फोटो शूट कर रहे थे MiG-29 के साथ। और पीछे क्या खड़ा था? वो रशियन प्लेटफॉर्म एयर डिफेंस का S-400। बैकग्राउंड में वो सामने साहब पूरे देश के पेट्रोल पंपों के ऊपर बावर्दी फोटो एयरफोर्स की। ये नहीं बताया आज तक कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि, ये नहीं बताया, पार्लियामेंट को भी नहीं बताया। तो आपकी तो भाई साहब जो लड़ाई है ना, आपकी लड़ाई है ही नहीं, आपका तो केवल डंका है। लगाते हो लंका, बताते हो डंका। आपका तो पूरा 12 साल का लबोलुआब ये है, भक्तों को उस भक्ति में लीन रखने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करते हैं। आज दुनिया के वारफेयर में क्या हो रहा है, दुनिया कहां जा रही है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही है, कैसे सैटेलाइट जाम किए जाते हैं, कैसे सारे वेपन प्लेटफॉर्म को जहां है वहीं पे ठप कर दिया जाता है। आप देखिए ना F-35, ईरान की औकात है क्या F-35 उसको हिट कर दे? क्या प्रिसाइज लोकेशन दी होगी उसकी, सोच के देखिए एक बार। और वो किसने दी होगी, किसने दी होगी? वो चीन है सब भाई, सब चीन युद्ध लड़ रहा है। ये जितने युद्ध अमेरिका, पता है अमेरिका को ऐसा शासक मिला है कि जो अमेरिका का मिट्टी पलीत कर देगा। ये जितने युद्ध अमेरिका कर रहा है घूम घूम के ना, ये चीन को सब जगह पर टेस्टिंग का मौका दे रहा है, नहीं तो चीन कहाँ जाता टेस्ट करने। रियल टाइम वारफेयर की सिचुएशंस में टेस्ट करने का इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं है। और आप कहीं नहीं हो, आपकी चवन्नी खर्च नहीं हो रही, आपकी सारी टेक्नोलॉजी आपकी वैलिडेट हो रही है। इससे अद्भुत काम क्या होगा भाई साहब, क्या होगा? और आप क्या कर रहे थे? आप वाले जो है वो तो कल शाम ने हमने बात बताई थी कि लड़ रहे हैं ईरान, लड़ रहे हैं अपना अमेरिका, लड़ रहा है इजराइल। और वो बात किससे कर रहे थे? देखा था ना आपने, मलेशिया के प्रधानमंत्री से बात कर से, मलेशिया वाले से सबसे बतिया डाल। चलिए खैर बतियाए दीजिए, हमको तो पता था इसलिए हमने सवाल पूछा था, क्योंकि आप आलोचना करेंगे, हमको पता था आलोचना करेंगे। लेकिन मैं बाकी भक्तों से कह दूं कि आप लोग जरा भी हेमंत भाई की बात मत ध्यान देना, ये सब जो है ये सही दुरुस्त नहीं बताया है। उन्होंने कहा ना कि 20 साल आगे चीन सोचता है, हमारा वाला 1000 साल आगे सोचता है।
1000 साल का भारत, 1000 साल का बाद का भारत कैसा होगा, आपको याद होगा भाषण में बताया था मोदी जी ने। इसलिए आपने सही चुना है, यही चुना भाषण है, सही चुना है। भाषण ही शासन है भाई, भाषण ही शासन है, और राशन ही शासन है। हाँ, दो ही चीज है, भाषण और राशन, दैट इज 1000 शासन। साल बाद आप 20 साल कह रहे हो, 2024 में 2047 का टारगेट रख दिया, 23 साल बाद, 3 साल आप जितना कहते उससे ज्यादा सोचा। 1000 साल बाद के भारत का नक्शा वक्शा बना के फिट है एकदम, बस टांगना है स्टडी रूम में। तो ये सब बातें नहीं, विजन भी है तो सब क्या क्या है, SSS, स्किल, स्केल, स्कूल सब है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।